क्या आप जानते हैं कि साल 2023 यानी 2023 हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ, इसी साल भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। पिछले पार्ट में हमने डेमोग्राफी का मीनिंग, उसके टाइप्स, मेन कंपोनेंट्स जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने माल्थसियन थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को भी समझा था। अब बात करते हैं भारत की पॉपुलेशन, साइज और ग्रोथ की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि साइज वाइज अगर देखें तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। लेकिन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से भारत आज दुनिया में नंबर 1 पर है। आज सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17% यानी 17% अकेले भारत में रहता है, यानी दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। लेकिन भारत की जनसंख्या हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसे हम 3 अलग अलग स्टेजेस में समझ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है साल 1901 से 1921 के बीच के फर्स्ट स्टेज में, यानी 1901 से 1921। इसे हम स्थिर जनसंख्या का काल यानी स्टैग्नेंट पॉपुलेशन फेज कहते हैं। इस दौर में हमारी आबादी लगभग एक जगह रुकी हुई थी, क्योंकि उस समय बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा थे। देश में बार बार अकाल पड़ते थे, खतरनाक महामारियां यानी एपिडेमिक्स आती थी और मेडिकल फैसिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर थी। इसी दौर में आता है साल 1921, जिसे भारतीय जनसंख्या के इतिहास में यानी कि इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री में महान विभाजक वर्ष या द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसे याद रख लेना, 1921 द ग्रेट डिवाइड। ओके, क्योंकि इस साल भारत के इतिहास में पहली और एकमात्र बार यानी फर्स्ट एंड ओनली टाइम ऐसा हुआ कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गई, यानी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था उस समय फैला स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी जो बाद में पैंडेमिक बन गई थी। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में लगभग 100 मिलियन और अकेले भारत में ही करीब 17 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। वैसे इसे स्पेनिश फ्लू इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था और लगभग यूरोप के सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे सिवाय स्पेन के। तो कई देशों ने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए इस बीमारी का डेटा छुपाया। लेकिन स्पेन इस युद्ध में क्योंकि शामिल ही नहीं था, तो उसने खुलकर इसका डेटा पब्लिश किया और दुनिया को लगा कि यह बीमारी वहीं से फैली है। वैसे कहा तो यही जाता है कि यह बीमारी चाइना से फैली थी, अमेरिका आई और अमेरिका से फिर यूरोप में और फिर यूरोप से बाकी अदर कंट्रीज में फैली, क्योंकि उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड था और यूरोप के सभी देशों की कॉलोनीज थी। जैसे कि इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी था और इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करने यानी कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए जगह जगह गए हुए थे। और इसी वजह से 1919 में 1918 में जैसे युद्ध खत्म हुआ, प्रथम वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक था। तो जब इंडियन सोल्जर्स इंडिया वापस आए तो बॉम्बे में डॉकयार्ड था, पहले तो शिप में ही आते जाते थे, तो वहाँ से ही ये बीमारी धीरे धीरे इंडिया के सभी जगह फैल गई और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो चलिए, इस ट्रेजेडी के बाद 1921 से 1951 के बीच यानी 1921 से 1951 के बीच सेकेंड स्टेज शुरू हुआ, जिसे हम धीमी यानी स्लो लेकिन निरंतर वृद्धि का काल भी कहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुए और डेथ रेट में थोड़ी कमी आई, जिससे आबादी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन असली बदलाव आया 1951 यानी 1951 के बाद, आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसे हम तीसरा चरण या थर्ड स्टेज या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज भी कहते हैं।
आप सबको पता है बेटा, 1950s और 60s की जो पॉपुलेशन है उन्हें बेबी बूमर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हुए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव हुई, एपिडेमिक्स पर कंट्रोल किया गया, सैनिटेशन और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स शुरू किए गए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि डेथ रेट तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सोशो कल्चरल रीजन के कारण यानी सामाजिक सोच के कारण बर्थ रेट बहुत लंबे समय तक ऊंची ही बनी रही। जब मरने वालों की संख्या कम हो और पैदा होने वाले उतने ही रहे यानी ज़्यादा हो, तो जाहिर है कि आबादी में धमाका तो होता ही है। वैसे 2021 की जो हमारी सेंसस होनी थी वो कोविड के कारण नहीं हो पाई, इसलिए आज हम जो 141.42 करोड़ का आंकड़ा देखते हैं, ये जो डेटा पब्लिश हुए हैं ये यूएनओ के और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। इंडिया में अब 2026 में सेंसस कंडक्ट हो रहा है, जैसे कि आप सबको पता है कि जनगणना शुरू हो चुकी है। 1951 के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि सरकार की चिंता बढ़ने लगी। आज़ादी के बाद देश में गरीबी बहुत अधिक थी। इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग ना के बराबर थे और भारत अपनी कई जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था। संसाधन सीमित थे, लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लोगों की बढ़ती जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। यहाँ आपको थॉमस रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी याद आ रही होगी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है जबकि रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। यह दुनिया का पहला ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम था। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना और देश के सीमित संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना था। धीरे धीरे लोगों ने भी इसे सकारात्मक रूप में लेना शुरू कर दिया और छोटा परिवार सुखी परिवार जैसी सोच समाज में लोकप्रिय होने लगी। लोगों के बीच परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी और वो छोटे परिवार के महत्व को समझने लगे। लेकिन 25 जून 1975 को यानी कि 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया गया, जो 21 मार्च 1977 तक चला। उस समय सरकार ने अथॉरिटेरियन रूल यानी कि कठोर और केंद्रीकृत शासन अपनाया। इस टाइम पर श्रीमती इंदिरा गांधी रूल कर रही थी और उन्होंने नागरिकों की कई स्वतंत्रताएं सीमित कर दी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और ऑपोजिशन लीडर को गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने पर जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी विवादों में आ गया। देश के कई हिस्सों में फोर्स्ड स्टरलाइजेशन यानी जबरन नसबंदी अभियान चलाए गए। गरीब, कमजोर वर्ग और कई ट्राइबल कम्युनिटीज को इसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा। कई लोगों पर दबाव डालकर उनकी इच्छा के बिना नसबंदी कराई गई। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के मन में सरकार के प्रति डर और गुस्सा पैदा हो गया। लोगों को लगा कि यह उनकी पर्सनल फ्रीडम और अधिकारों पर सीधा हमला है। इसी कारण फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की छवि लंबे समय तक खराब हो गई और लोगों का भरोसा सरकार पर कम हो गया। इस गलती को सुधारने के लिए जब 1977 में नई सरकार आई तो उन्होंने इसका नाम बदलकर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया। अब सरकार का फोकस सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर नहीं था, बल्कि जबरदस्ती को खत्म करके अपनी इच्छा से भागीदारी, माँ और बच्चे की देखभाल, वैक्सीनेशन और हेल्थ अवेयरनेस पर दिया गया। यह इंडियन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जहां हम पॉपुलेशन कंट्रोल से हटकर पीपल्स वेलफेयर यानी लोगों के कल्याण की ओर बढ़े।
इस पूरे बदलाव को अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के नजरिए से देखें तो ये थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, पॉपुलेशन का पैटर्न भी बदलता है। आज भारत इस थ्योरी के सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में माना जाता है, यानी दूसरे और तीसरे स्टेजेस के बीच में माना जाता है, जहां डेथ रेट तो पूरी तरह कम हो चुकी है और बर्थ रेट भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। लेकिन हमें एक रीजनल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे केरल और तमिलनाडु जैसे सदर्न स्टेट्स में फीमेल एजुकेशन और अवेयरनेस के कारण फर्टिलिटी रेट काफी कम हो चुकी है और उनकी सिचुएशन विकसित देशों जैसी है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्य अभी भी फर्टिलिटी रेट में काफी ऊंचे हैं। यहाँ हमें टोटल फर्टिलिटी रेट को समझना होगा। इसका मतलब है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव ओवर हर लाइफ टाइम। एक समय था जब भारत का TFR लगभग 6 था, यानी एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन आज महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य के कारण ये घटकर 2 के आसपास पहुंच चुका है। जब बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर हो जाते हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल होने लगती है, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है, और आइडियल रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 ही क्यों माना जाता है? जब बर्थ रेट और डेथ रेट को बराबर रखना है तो एक पेरेंट्स यानी कि एक कपल, 2 माँ बाप के 2 बच्चे ही होने चाहिए। फिर ये 0.1 एक्स्ट्रा क्यों? एक्चुअल में ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी बच्चे बड़े होकर एडल्ट एज तक नहीं पहुंच पाते। कुछ बच्चों की डेथ जन्म के समय या जन्म के थोड़े समय बाद ही हो जाती है। इसलिए पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए एवरेज 2 नहीं बल्कि 2.1 बच्चों की जरूरत होती है। यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में जानेंगे, यानी किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले शिशुओं की संख्या को दर्शाता है, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। इंडिया में पहले ये नंबर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ये घटकर 27 से 28 बच्चे पर 1000 में आ चुका है, यानी अब ये काफ़ी कम हो चुका है। तो चलिए अब कुछ और टर्म्स को समझते हैं, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स द नंबर ऑफ विमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अच्छा हाँ, इसे हम 1 लाख के रेशो पे लेते हैं, यानी 1 लाख महिलाओं द्वारा बच्चे जन्म देने पर प्रेगनेंसी या डिलीवरी से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के कारण कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब जानते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट refers to the increase or decrease in the population of a particular area during a specific period of time, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या कमी को कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितनी जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, इसे हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ये 4 कारणों पे डिपेंड होती है: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के दोनों फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे ना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इन दोनों पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज़्यादा है, यानी कि बाहर से आने वाले लोग, और बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। लेकिन अगर डेथ रेट और एमिग्रेशन यानी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री पे जाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो फिर जनसंख्या घटेगी। सिंपल है, यानी कि ग्रोथ रेट को हम ऐसे नाप सकते हैं कि बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। इज इट क्लियर? एक और टर्म होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स
a person is expected to live in a particular country or society. यानी किसी देश या समाज में एक व्यक्ति औसतन या एवरेज कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद रखता है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 32 ईयर्स ही थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस people used to die at an early age because of diseases, poor medical facilities, lack of nutrition and poor sanitation. ऐसा नहीं था कि उस समय सभी लोग कम उम्र में ही मर जाते थे. कुछ लोग 70, 80 और 100 साल तक भी जीते थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बीमारियों, कुपोषण और इलाज की कमी के कारण कम उम्र में ही मृत्यु का शिकार हो जाते थे. इसलिए उस समय एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी. बट विथ इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इंक्रीज्ड. अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और अराउंड 70 की हो गई है. यानी आदमी एक औसतन 70 साल तक आराम से जिंदा रहता है इंडिया में. अब एक बहुत ही मज़ेदार सवाल उठता है कि अगर आज हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है तो फिर भी भारत की आबादी इतनी ज़्यादा क्यों दिखाई देती है. इसे सोशियोलॉजी में पॉपुलेशन मोमेंटम या जनसंख्या संवेग कहा जाता है. ये टर्म याद रखना बेटा. मान लीजिए अगर किसी छोटे देश की आबादी सिर्फ 10 करोड़ है और वहाँ 2% की रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती है तो संख्या कम जुड़ेगी. लेकिन अगर भारत का पॉपुलेशन बेस पहले से ही इतना बड़ा है और अगर यहाँ सिर्फ 1% की रफ्तार से भी ग्रोथ हो तो भी करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं. इसे ही पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं. यानी एक बार आबादी बड़ी हो जाए तो फर्टिलिटी रेट कम होने के बाद भी पॉपुलेशन कुछ समय तक लगातार आगे बढ़ती रहती है. पॉपुलेशन के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उसे एज के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, जिसे एज स्ट्रक्चर या आयु संरचना कहा जाता है. इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप. इसे हम मोटे तौर पे 2 पार्ट में बांटते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन. वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 60 साल के लोगों को कहते हैं. यानी ये वो उम्र है जिसमें लोग अर्निंग करते हैं. डिपेंडेंट पॉपुलेशन को 2 पार्ट में बांटते हैं. एक है बच्चे, दूसरे हैं रिटायर्ड पीपल या ओल्ड एज पीपल. बच्चे 15 साल से कम होते हैं और ओल्ड पीपल 60 साल से ज़्यादा होते हैं. जब पॉपुलेशन को ग्राफ के रूप में एज और जेंडर के आधार पर दिखाया जाता है तो उसे एज सेक्स पिरामिड कहा जाता है. इसमें नीचे बच्चों की पॉपुलेशन, बीच में वर्किंग पॉपुलेशन और ऊपर बुजुर्गों यानी ओल्ड एज पॉपुलेशन दिखाई जाती है. इससे पता चलता है कि किसी देश में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है या ओल्ड पॉपुलेशन. फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी और गवर्नमेंट को एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग में मदद मिलती है. तो ये इम्पोर्टेंस है बेटा एज सेक्स पिरामिड की. अच्छे से याद कर लेना क्यों इम्पोर्टेंट होता है. और जब किसी देश में वर्किंग एज वाली युवा आबादी बहुत ज़्यादा होती है तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है. यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन है? हाई वर्किंग पॉपुलेशन. आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए हमारे पास विकास का बड़ा अवसर है. लेकिन सिर्फ युवा आबादी होना ही काफ़ी नहीं है. अगर एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो यही पॉपुलेशन बर्डन बन सकती है. आज भारत में कई यूथ अनएम्प्लॉयड हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं. साथ ही स्कूल ड्रॉप आउट रेट, स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी और ब्रेन ड्रेन जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं. ब्रेन ड्रेन यानी कई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, हायर एजुकेशन जो होती है, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो विदेशों में चले जाते हैं और हमें उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता है. हालांकि फॉरेन करेंसी उनके से आती है, हमें फॉरेन रेमिटेंस जरूर मिलता है, बट एक्चुअल उनके जो नॉलेज का फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है. हम कह सकते हैं कि हालांकि हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया एक युवा कंट्री है, बट हमें यहाँ के युवा को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बोल सकते हैं.
यहाँ चाइना का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना ने अपनी युवा आबादी को स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब के माध्यम से ह्यूमन कैपिटल में बदल दिया था और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। लेकिन उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण आज वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन घट रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं कि आज अगर कोई वर्किंग पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो वो डेवलप नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कल को आने वाले टाइम में सिचुएशन चेंज हो जाएगी और यही हाई वर्किंग पॉपुलेशन हाई डिपेंडेंट पॉपुलेशन में बदल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों जो देश में बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, आने वाले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम हैं क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि देश में अब जो कमाने वाले हैं वो कम हो गए हैं। तो कई कंट्रीज जैसे जापान और इटली ये ओल्ड कंट्रीज के नाम से पहचाने जाने लगे हैं और ये दूसरे देश के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं ताकि वो उनके यहाँ पे आए और उनके यहाँ जो लेबर शॉर्टेज और इकोनॉमिक स्लो डाउन जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं उन्हें वो सॉल्व करें, ताकि गवर्नमेंट के पास इनफ फंड आ जाए ताकि वो ओल्ड एज की पेंशन स्कीम और वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो कंटिन्यू कर सकें। तो इंडिया के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक विशाल लेबर फोर्स में बदल सकती है। हमारे पास तो इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। इसी पॉपुलेशन को अगर इनोवेशन में लगा दें या कई स्टार्टअप्स शुरू हो जाएं, और यही तो हमारी डिफेंस स्ट्रेंथ भी है। इसलिए यदि पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट मिले तो यही पॉपुलेशन देश के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकती है। तो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन कोई बर्डन है या पॉपुलेशन ज़्यादा होना कोई खराबी है, नहीं। चाइना का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आए कि पॉपुलेशन कैन बी बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ चैलेंज फॉर अ नेशन, या वाई इज पॉपुलेशन कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, तो मेरे ख्याल से आप दोनों तरफ से लिख सकते हो कि क्यों चैलेंज है और किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस पूरी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का बैलेंस तब तक पूरा नहीं समझा जा सकता जब तक हम सेक्स रेशो यानी लिंग अनुपात की बात ना करें। बेटा एज सेक्स पिरामिड में मैं ये बताना भूल गई थी कि एक तरफ मेल होते हैं और एक तरफ फीमेल होते हैं, जो जिससे हमें पता चलता है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो जब हम सेक्स रेशो यानी लिंग अनुपात की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ फीमेल एज पर 1000 मेल इन द कंट्री। पूरी दुनिया में बायोलॉजिकली लड़कों का जन्म थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन महिलाओं की जनरली बेटर इम्यूनिटी, लोअर मोर्टेलिटी और हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से कई डेवलप्ड कंट्रीज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन इंडिया में लंबे समय तक सिचुएशन अलग रही है। यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पितृसत्तात्मक सोच है, जिसकी वजह से बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। अनइक्वल एक्सेस टू न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर होने की वजह से उनकी बचपन में ही डेथ हो जाती है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अगर हम देखें तो फीमेल चिल्ड्रन का नंबर पहले ज़्यादा होता है। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ के कारण फीमेल फीटिसाइड जैसी समस्याएं भी आई हैं, जिसमें सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन होता है, यानी कि पहले ही पता चल जाता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो उसे अबॉर्ट करा दिया जाता है। हालांकि ओवरऑल सेक्स रेशो और चाइल्ड सेक्स रेशो हमेशा एक से नहीं होते। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है बेटा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। इट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एज पर 1000 मेल चिल्ड्रन। ठीक है, तो जहाँ केरल में ओवरऑल सेक्स रेशो अच्छा रहा है, यानी नंबर ऑफ फीमेल मेल से ज़्यादा है वहाँ, क्योंकि वहाँ फीमेल एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर है।
लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशो का अलग ही ट्रेंड दिख रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो वहाँ पर घट रहा है। और इसका मेन रीज़न क्या है, वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई है और ज़्यादातर लोग क्योंकि एक बच्चा पैदा कर रहे हैं और पैट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है, तो एक बच्चा क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पे हमें चाइल्ड सेक्स रेशो गिरता हुआ दिख रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशो को फ्यूचर डेमोग्राफिक ट्रेंड का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। अगर चाइल्ड सेक्स रेशो लगातार कम होता है तो आने वाले समय में जेंडर इम्बैलेंस बढ़ सकता है। इसके इम्पैक्ट के रूप में मैरिज स्क्वीज यानी विवाह के लिए असंतुलन, यानी लड़कियां ही नहीं होगी तो लड़के शादी किससे करेंगे, ठीक है। फीमेल ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, सेक्स स्पेसिफिक क्राइम बढ़ेंगे, महिलाओं पर सोशल प्रेशर, जेंडर इनइक्वालिटी और सोशल इंस्टेबिलिटी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने PCPNDT एक्ट जैसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन शुरू करे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तभी संभव है जब सोसाइटी का माइंडसेट बदले, बेटियों को इक्वल वैल्यू मिले और एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़े। एजुकेशन और लिटरेसी किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट की फाउंडेशन होते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब होता है उन लोगों का परसेंटेज जो 7 साल या उससे अधिक के हैं और किसी भी लैंग्वेज में पढ़ और लिख सकते हैं। इट मीन्स literacy rate is the percentage of people aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language. Definition learn कर लेना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है define literacy rate and what is the importance of literacy rate and education in the development of a nation. एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं है, बल्कि अवेयरनेस, नॉलेज और बेटर डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। जब लिटरेसी रेट बढ़ता है तो लोग हेल्थ, हाइजीन और फैमिली प्लानिंग के प्रति ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी इम्प्रूव करती है, पॉवर्टी को रिड्यूस करती है और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी देश को ट्रूली डेवलप करना है तो उनकी पॉपुलेशन को एजुकेट और लिटरेट बनाना सबसे ज़रूरी है। अगर हम नेल्सन मंडेला का ये फेमस कोट अगर हम यूज़ करें तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ओके, ये भी आप लिख सकते हो अपने आंसर में शुरुआत में। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ एजुकेशन का स्तर हर जगह समान नहीं है। रीजनल लेवल पर हमें काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जहाँ केरला में लिटरेसी रेट बहुत अधिक है, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये कंपैरेटिवली बहुत कम है। इतना ही नहीं, शहरों में लोग अधिक शिक्षित हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में आज भी लिटरेसी कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। इसी तरह जेंडर में अगर हम देखें तो पुरुषों की लिटरेसी रेट महिलाओं से अधिक है। सिमिलरली अगर हम देखें तो ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से SC और STs यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट की तुलना में कम दिखता है। इसी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था 2009 में यानी 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर बच्चा, चाहे उसकी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, शिक्षा तक पहुंच बना सके। इसके अलावा एजुकेशन को सभी तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने रूरल, इंटीरियर और ट्राइबल एरियाज में भी कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। सरकारी स्कूलों का विस्तार किया गया, रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए और दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई, जैसे नवोदय स्कूल और ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का
प्रयास किया गया है। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने और उनकी न्यूट्रिशनल कंडीशन सुधारने के लिए मिड डे मील स्कीम, जिसे वर्तमान में पीएम पोषण स्कीम भी बोला जाता है, को मजबूत किया गया। इससे एनरोलमेंट, अटेंडेंस और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद एनरोलमेंट बढ़ने के बाद भी ड्रॉप आउट रेट अब भी एक बड़ी चैलेंज बनी हुई है। कई बच्चे आर्थिक कारणों, पारिवारिक जिम्मेदारियों, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर्स, क्वालिटी ऑफ टीचिंग की कमी, अर्ली मैरिज एंड हायर एजुकेशन तक सीमित पहुंच के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए आज फोकस केवल स्कूल खोलने पर नहीं, बल्कि रिटेंशन यानी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स, डिजिटल एक्सेस, टीचर क्वालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने पर होना चाहिए। अगर हम अपनी बड़ी पॉपुलेशन को क्वालिटी पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलना चाहते हैं, तो एजुकेशन के साथ हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। जितनी हेल्दी, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पॉपुलेशन होगी, उतना ही प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और डेवलप्ड सोसाइटी बनेगा। इसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर कई नेशनल हेल्थ पॉलिसीज लागू की, ताकि देश की पॉपुलेशन को हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाया जा सके। सबसे पहले आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, जो भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। इस पॉलिसी में रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को बढ़ाना था। इसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को बढ़ाने और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और पब्लिक अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया, ताकि बीमारियों को फैलने से पहले ही रोका जा सके। इसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 लागू की गई। इस पॉलिसी का फोकस हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी सुधारने, गरीबों तक अफोर्डेबल मेडिसिन पहुंचाने और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर था। इसमें टीबी, मलेरिया, एचआईवी और एड्स जैसी कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लक्ष्य भी रखे गए। इस पॉलिसी ने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और मेडिकल रिसर्च को भी बढ़ावा दिया, ताकि हेल्थ सर्विसेज और ज़्यादा एफिशिएंट बन सके। इसके बाद वर्तमान समय की अभी जो इस टाइम पे पॉलिसी चल रही है, वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जिसका मेन एम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस पॉलिसी में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन, मेंटल हेल्थ केयर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीजेस की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी पॉलिसी के अंडर आयुष्मान भारत जैसी बड़ी स्कीम शुरू की गई है, जिनका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही वेलनेस सेंटर्स, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज की इस पूरी डिस्कशन से हमें ये साफ समझ में आता है कि एजुकेशन और हेल्थ अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं कि हाउ कैन यू से दैट हेल्थ एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर पॉपुलेशन की रियल क्वालिटी को सुधारते हैं, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सबसे मजबूत फाउंडेशन बनते हैं। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रह गया है या आप किसी और टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हैव अ गुड डे।